ऊंचे हिमालयास में बर्फ से ढकी चोटियों वाली धरती और खूबसूरत वादियों में बसा है तिब्बत। एक ऐसी जगह जहां हवा में प्रेयर फ्लैग्स लहराते हैं जो अपने साथ ले जाते हैं वहां के श्रद्धालु लोगों की उम्मीदें और सपने। सदियों तक तिब्बत आध्यात्मिकता और आजादी की एक मिसाल बनकर खड़ा रहा। एक अनोखी संस्कृति वहां फली फूली जो बुद्धिस्ट परंपराओं और पुराने ज्ञान में गहराई तक बसी हुई थी। लेकिन यह शांति ज्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं थी। पहाड़ों के पार की दुनिया, एक ऐसी दुनिया जहां पावर स्ट्रगल्स और पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, उसकी नजर पड़ चुकी थी। लड़ाई झगड़े की कानाफूसी दर्रों से गूंजने लगी थी, जिसे मार्च करते हुए सोल्जर्स और एक न्यू ऑर्डर के वादे अपने साथ ला रहे थे। पठार की शांति अब टूटने वाली थी। तिब्बत पर एक साया मंडरा रहा था, एक ऐसा साया जो हमेशा के लिए उसकी किस्मत बदलने वाला था। यह खानी है उसी शैडो की, एक खानी पावर और रेजिस्टेंस की, कल्चर के विनाश और अटूट फेथ की। यह एक ऐसी खानी है जो किसी बड़े बैटलफील्ड पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में सामने आती है जो अपनी हेरिटेज को बचाने के लिए डिटर्मिन्ड है। एक खानी जो अक्सर अनकही रह जाती है, सीक्रेसी में लिपटी हुई और दुनिया की नजरों से छिपी हुई। लेकिन ये पहाड़, चाहे कितने भी इंपोजिंग क्यों ना हो, ट्रूथ को हमेशा के लिए दबाकर नहीं रख सकते। तिब्बत की आवाजें, जिन्हें बहुत लंबे टाइम तक साइलेंस्ड रखा गया था, अब सुनाई देने लगी हैं। स्टॉर्म से पहले साइलेंस थी। एक साइलेंस जो एम्प्टीनेस की नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रोफाउंड पीस की थी जो वैलीज में रेजोनेट करती थी। तिब्बत पीपल्स लिबरेशन आर्मी के आने से पहले एक ऐसा नेशन था जो अपने आप में और दुनिया के साथ पीस में था। इसके लोग डीपली स्पिरिचुअल, उस रग्ड लैंडस्केप के साथ हार्मनी में रहते थे। उनकी जिंदगी नेचर के रिदम्स और बुद्धा की टीचिंग्स के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन बदलाव की हवाएं तो पहले ही चलने लगी थीं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पार एक नया चाइना क्रांति की राख से उभर रहा था। एक ऐसा चाइना जिसके इरादे उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैले हुए थे, जिसमें उसके पड़ोसी देशों की जमीनें भी शामिल थीं। तिब्बत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन और बेशुमार रिसोर्सेज की वजह से एक मुख्य निशाना बनने वाला था। तिब्बत का शांतिपूर्ण संतुलन अब हमेशा के लिए बिगड़ने वाला था। तिब्बत, जिसे रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, उसके लिए लड़ाई झगड़े कोई नई बात नहीं थी। इसका इतिहास बताता है कि ये कभी दुनिया से कटा रहा तो कभी पूरब में अपने पावरफुल नेबर के साथ इंटरैक्शन के द्वार भी आए। फिर भी 20th सेंचुरी में जो घटनाएं होने वाली थीं, उसके लिए तिब्बत के लोग जरा भी तैयार नहीं थे। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पावर कंसोलिडेट करने के बाद तिब्बत की तरफ अपनी नजर घुमाई। 1950 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने तिब्बत में मार्च किया और इसी के साथ इस देश के इतिहास में एक नए और ज्यादा मुश्किल चैप्टर की शुरुआत हुई। तिब्बत का हारना सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं था, ये तो उसकी कल्चर और आइडेंटिटी को मिटाने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन की शुरुआत थी। सदियों तक तिब्बत हिमालय में ऊंचा बसा हुआ काफी हद तक दुनिया से अलग थलग रहा। बर्फ की भूमि के नाम से मशहूर, ये अपने आप में एक दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां स्पिरिचुअलिटी जीवन के हर पहलू में समाई हुई थी। तिबेटी बुद्धिज्म, जो एशिया के दूसरे हिस्सों के बुद्धिज्म से काफी अलग था, समाज की नींव बन गया। पूरे पठार पर फैले मठ सिर्फ पूजा की जगहें ही नहीं, बल्कि लर्निंग, आर्ट और कम्युनिटी लाइफ के सेंटर्स भी थे। इस स्पिरिचुअल लैंडस्केप के दिल माए बसते थे दलाई लामा, तिब्बती बुद्धिज्म के स्पिरिचुअल लीडर। धर्म और शासन के इस यूनिक ब्लेंड ने एक ऐसा समाज बनाया जो कंपैशन, नॉन वायलेंस और सभी तरह के जीवन के लिए रिस्पेक्ट पर गहराई से आधारित था। ये वो तिब्बत था जो बदलाव की दहलीज पर खड़ा था, एक ऐसी दुनिया जिसे अपनी बॉर्डर्स के पार चल रहे आइडियोलॉजिकल तूफानों ने छुआ तक नहीं था। टिबेटन बुद्धिज्म
इंडियन महायान बुद्धिज्म का एक यूनिक मिक्सचर और वहां के लोकल टिबेटन बिलीफ्स, फॉरबिडन किंगडम माइन, जिंदगी के हर पहलू में बसा हुआ था। मोनेस्ट्रीज, जिनमें से कुछ में तो हजारों मंक्स रहते थे, वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं थीं, बल्कि लर्निंग के फलते फूलते सेंटर्स भी थे। आर्ट्स भी खूब फली फूली, स्किल्ड आर्टिजन्स बेहतरीन थैंकास बनाते थे, शानदार बटर स्कल्पचर्स गढ़ते थे और ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे। फेथ और कल्चर का ये रिच ताना बाना टिबेटन सोसाइटी की रग रग में बसा हुआ था। लेकिन ये स्पिरिचुअल बुनियाद जल्द ही टेस्ट होने वाली थी, क्योंकि पहाड़ों के पार से कुछ ताकतें रूफ ऑफ द वर्ल्ड पर अपनी आइडियोलॉजी थोपने की तैयारी कर रही थीं। चाइनीज हमले से पहले तिब्बत का पॉलिटिकल लैंडस्केप काफी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैसेटेड था। वैसे तो दलाई लामा के पास ही सारी स्पिरिचुअल और टेम्परल अथॉरिटी थी, पर उनका रूल पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं था। पावर जो थी वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कई पावरफुल मॉनेस्ट्रीज के नेटवर्क के बीच बंटी हुई थी, और हर किसी का अच्छा खासा इन्फ्लुएंस था। 14वें दलाई लामा तेनजिन ग्यात्सो 1950 में अपनी पोजीशन पर आए, तब वो सिर्फ 15 साल के थे। इतने अहम मोड़ पर वर्ल्ड स्टेज पर आकर उन्हें विरासत में एक ऐसा देश मिला जो बिल्कुल बदलाव की दहलीज पर खड़ा था। एक नए असर्टिव चाइना का उभरना, जो उन इलाकों को वापस हासिल करने को बेचैन था जिन्हें वो अपने हिस्टोरिकल टेरिटरीज मानता था, इस बरसों पुराने अकेलेपन को चकनाचूर करने वाला था। चाइनीज सिविल वॉर, जो कई दशकों तक चला, उसका तिब्बत की किस्मत पर बहुत गहरा असर पड़ा। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की 1949 में जो जीत हुई, उसने सिर्फ चाइना के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे रीजन के लिए एक नए दौर की शुरुआत की। माओ जेडोंग, जो सीसीपी के चेयरमैन थे, उनके मन माइन चाइना को उसकी पुरानी शान लौटाने की एम्बिशंस थीं, जिसमें उन टेरिटोरीज को वापस पाना भी शामिल था जो कमजोरी के समय माए हाथ से निकल गई थीं। तिब्बत अपनी स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, जिसकी बॉर्डर इंडिया, नेपाल और कई दूसरे देशों से लगती थी, चाइना के जियोपॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए बहुत जरूरी माना गया। सीसीपी की आइडियोलॉजी, जो मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट सोच पर बेस्ड थी, रिलीजन को जनता के लिए ओपियम ऑफ द मैसेस की तरह मानती थी। अब स्टेज सेट हो चुका था आइडियोलॉजीज की क्लैश के लिए, एक कॉन्फ्रंटेशन के लिए दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच। साल 1950 तिब्बत की हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा साल जिसने रूफ ऑफ द वर्ल्ड की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। अक्टूबर में, जब दलाई लामा और उनके एडवाइजर्स एक पीसफुल सॉल्यूशन के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अपना इन्वेजन लॉन्च कर दिया। टिबेटन आर्मी, जो पोरली इक्विप्ड थी और जिनकी संख्या बहुत कम थी, ने बड़ी बहादुरी से रेजिस्टेंस किया, लेकिन वो बेकार गया। पीएलए, जिनके पास मॉडर्न हथियार थे और जो अपनी आइडियोलॉजी को लेकर पूरे जोश में थे, वो तेजी से पूरे टिबेटन प्लेटो में फैल गए और अहम टाउन्स और विलेजेस पर कब्जा कर लिया। दबाव में आकर टिबेटन डेलीगेट्स को मई 1951 में 17 पॉइंट अग्रीमेंट साइन करना पड़ा, जिससे फॉर्मली तिब्बत पर चाइना की सॉवरेनिटी पक्की हो गई। तिब्बत पर हमला किसी जोरदार धमाके के साथ नहीं, बल्कि एक हल्की सी फुसफुसाहट के साथ शुरू हुआ। पीएलए सोल्जर्स की छोटी छोटी टुकड़ियां ट्रेडर्स या पिलग्रिम्स का भेस बनाकर टिबेटन विलेजेस में घुस गईं और वहां के टेरेन को मैप करने लगीं और डिफेंसेस का जायजा लेने लगीं। उनके आने पर शुरू में तो लोगों को अलार्म नहीं हुआ, बल्कि क्यूरियोसिटी हुई। पर यह तिब्बत की सॉवरेनिटी को अंडरमाइन करने के एक वेल प्लान्ड कैंपेन की शुरुआत थी। जैसे जैसे पीएलए आगे बढ़ रही, उनका प्रोपेगेंडा मशीन भी जोर शोर से काम करने लगा। तिब्बत के लोगों से फ्यूडल ओवरलॉर्ड से लिबरेशन और कम्युनिज्म के बैनर तले एक प्रॉस्पेरस फ्यूचर का वादा किया गया। तिब्बतन आर्मी, जो इल इक्विप्ड थी और जिसके पास कोई प्रॉपर सेंट्रल कमांड स्ट्रक्चर भी नहीं था, लड़ी तो बहुत ब्रेवली, पर पीएलए के सुपीरियर फायर पावर और नंबर्स के सामने उसका कोई चांस नहीं था। 17 पॉइंट अग्रीमेंट
जिसे तिब्बती रिप्रेजेंटेटिव्स ने दबाव मैन 1951 में साइन किया था, उसे चाइना ने एक पीसफुल लिबरेशन कहकर प्रमोट किया। इसमें चाइनीज सॉवरेंटी के फ्रेमवर्क के तहत तिब्बत को ऑटोनॉमी देने का वादा किया गया, साथ ही रिलीजियस फ्रीडम और तिब्बतन कल्चर को बनाए रखने की गारंटी भी दी गई। लेकिन ये वादे जल्द ही खोखले साबित हुए। तिब्बत में पीएलए की प्रेजेंस तेजी से बढ़ने लगी। बड़े शहरों और कस्बों में मिलिट्री गैरिसन्स बनाए गए, जिससे तिब्बतन लाइफ पर एक लंबा साया पड़ गया। तिब्बती लैंग्वेज और एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे साइडलाइन कर दिया गया और उनकी जगह मैंडरिन चाइनीज और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ने ले ली। जैसे ही चीन के रूल का असली चेहरा सामने आने लगा, पूरे तिब्बत में रेजिस्टेंस सुलगने लगा। गुस्से और डेस्परेशन में छोटे छोटे अपराइजिंग्स अलग अलग रीजन्स में फूट पड़े। फॉर्मर मंक्स, नोमैड्स और फार्मर्स जो भी वेपन्स वो जमा कर सके, उन्हें लेकर पहाड़ों में चले गए और पीएलए के खिलाफ गेरिला वॉरफेयर करने लगे। चाइनीज गवर्नमेंट ने इसका जवाब ब्रूटल फोर्स से दिया। जिन विलेजेस पर रेजिस्टेंस फाइटर्स को पनाह देने का शक था, उन्हें तबाह कर दिया गया। मॉनेस्ट्रीज को रैंसैक किया गया और डिस्ट्रॉय कर दिया गया। उनके ट्रेजर्स लूट लिए गए। ल्हासा अपराइजिंग के बाद दलाई लामा अपनी और अपने लोगों की सेफ्टी को लेकर फिक्रमंद हजारों टिबेटन रेफ्यूजीज के साथ इंडिया में एक्साइल में चले गए। उनका ये एस्केप हिमालयाज के पार एक डेयरिंग जर्नी टिबेटन स्पिरिचुअल लीडर के लिए एक लंबे और दर्दनाक एक्साइल की शुरुआत थी। दलाई लामा के जाने के बाद चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। 17 पॉइंट अग्रीमेंट, जो प्रैक्टिस में तो पहले ही एक डेड लेटर बन चुका था, उसे फॉर्मली खत्म कर दिया गया। सिस्टमैटिक दमन का एक कैंपेन छेड़ा गया, जिसका मकसद था हर तरह के डिसेंट को कुचलना और टिबेटन आइडेंटिटी को मिटाना। तिब्बत को ऑफिशियली चाइना के अंदर एक ऑटोनोमस रीजन का दर्जा दिया गया, एक ऐसा डेजिग्नेशन जो सेल्फ गवर्नेंस का सिर्फ एक दिखावा था, पर असल में वो बीजिंग से डायरेक्ट रूल को छुपाता था। तिब्बत की इस ट्रेजेडी के सेंटर में है माओ जेडोंग, जो चाइना के एक कम्युनिस्ट सुपर पावर बनने के आर्किटेक्ट थे और तिब्बत पर हमले के मास्टरमाइंड। नेशनलिस्ट जोश और मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट आइडियोलॉजी के कॉम्बिनेशन से ड्रिवन होकर माओ तिब्बत को ग्रेटर चाइना का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा मानते थे, एक ऐसा एरिया जिसे रिक्लेम करके कम्युनिस्ट पार्टी के कंट्रोल में लाना था। तिब्बत को लेकर माओ का विजन बिल्कुल क्लियर था, उसे पूरी तरह से पीपल्स रिपब्लिक में इंटीग्रेट करना, उसकी यूनिक कल्चरल और रिलीजियस आइडेंटिटी को मिटाकर और उसकी जगह कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की यूनिफॉर्मिटी ले आना। उनका मानना था कि तिब्बत का फ्यूडल सिस्टम और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस प्रोग्रेस माइन रुकावट थे, पुराने जमाने की ऐसी निशानियां जिन्हें हटा देना जरूरी था। माओ के लीडरशिप में पीएलए को तिब्बत पर खुला छोड़ दिया गया। उन्हें हर रेजिस्टेंस को कुचलने और बीजिंग के ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करने का काम सौंपा गया। मॉनेस्टरीज डिस्ट्रॉय कर दी गई, मंक्स को अपनी वाव्स तोड़ने पर मजबूर किया गया और ट्रेडिशनल तौर तरीकों को डिस्टर्ब कर दिया गया, माओ के ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन के हिस्से के तौर पर। माओ जेडोंग की छाया माएं, तिब्बत की इस खानी माएं एक और अहम किरदार थे। 10वें पंचेन लामा चौकई ग्यालतसेन। तिबेटी बौद्ध धर्म माएं दूसरे सबसे ऊंचे ओहदे पर होने की वजह से पंचेन लामा के पास जबरदस्त आध्यात्मिक अधिकार थे, खासकर तिब्बत के त्सांग इलाके माएं। लेकिन चीनी सरकार के साथ उनका रिश्ता बहुत पेचीदा और धोखेबाजी से भरा हुआ था। शुरू में पंचेन लामा ने चीनी अधिकारियों के साथ सहयोग किया, ये सोचकर कि तिब्बत के फायदे के लिए कुछ हद तक समझौता जरूरी था। उन्होंने चीन का दौरा किया, माओ जेडोंग से मिले और सबके सामने 17 पॉइंट एग्रीमेंट का समर्थन किया, जिससे तिब्बत पर चीन के दावे को एक तरह से जायज ठहराया गया। लेकिन जल्द ही पंचेन लामा का चीनी राज की असलियत से मोहभंग हो गया। उन्होंने अपनी आंखों से तिबेटी संस्कृति की तबाही, मजहबी आजादी का दमन और विरोध करने वालों पर जालिमाना कार्रवाई देखी। 1962 में उन्होंने माओ को 70,000 शब्दों की एक अर्जी दी,
जिसमें तिबेटी लोगों की तकलीफों के बारे में बताया गया था और चीन की पॉलिसीज की बुराई की गई थी। इस बगावत का बहुत बुरा अंजाम हुआ। पंचेन लामा पर काउंटर रेवोल्यूशनरी होने का ठप्पा लगा दिया गया, उनसे उनके सारे ओहदे छीन लिए गए और 14 साल के लिए जेल भेज दिया गया। उनकी कहानी एक सबक है कि कैसे चीनी सरकार शुरू में साथ देने वालों का भी इस्तेमाल करके उन्हें फेंक देती है। ये तिब्बत मैन चीन के राज के असली रंग का एक साफ सबूत है। चाइनीज ऑक्यूपेशन के इतने सालों में दलाई लामा टिबेटन रेजिस्टेंस का एक अटूट सिंबल बने रहे हैं। 23 साल की उम्र में एग्जाइल माइन जाने को मजबूर होने के बाद वो टायरलेसली टिबेटन राइट्स और पीस के लिए एडवोकेट करते रहे हैं। धर्मशाला से उन्होंने एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल एस्टैब्लिश की, टिबेटन कल्चर को प्रिजर्व करते हुए। चाइनीज गवर्नमेंट उन्हें स्प्लिटिस्ट लेबल करके उनकी अथॉरिटी को अंडरमाइन करती है। इसके बावजूद उनकी मॉरल अथॉरिटी अनडिमिनिश्ड रही है। वो अपने कंपैशन और नॉन वायलेंस के मैसेज से लाखों लोगों को इंस्पायर करते हैं। हालांकि दलाई लामा और पंचेन लामा तिब्बत के स्ट्रगल के सबसे प्रोमिनेंट फिगर्स हैं, तिब्बत में रेजिस्टेंस की कहानी अनगिनत अनसंग हीरोज की भी कहानी है। आम तिबेटी जिन्होंने अपनी फ्रीडम के लिए लड़ने और अपने कल्चर को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क पर लगाई। पीएलए इन्वेजन के खिलाफ इनिशियल आर्म्ड रेजिस्टेंस से लेकर आज तक चल रहे डिफायंस के एक्ट्स तक हर तरह के तिबेटियों ने अपनी आवाज उठाई है और स्टैंड लिया है। उनके सैक्रिफाइसेस ये याद दिलाते हैं कि तिब्बत का स्ट्रगल सिर्फ पॉलिटिक्स या टेरिटरी के बारे में नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स और कल्चरल सर्वाइवल का स्ट्रगल है। मोनेस्ट्रीज, जो तिबेटी बुद्ध धर्म का दिल थीं, चीन के कैंपेन मेन तिबेटी कल्चर को डिसमेंटल करने के लिए प्राइमरी टारगेट्स थीं। ये एंशिएंट इंस्टीट्यूशंस लर्निंग और कम्युनिटी लाइफ के सेंटर्स हुआ करते थे। पीएलए ने बड़ी रूथलेस एफिशिएंसी के साथ मोनेस्ट्रीज में लूटपाट की। प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स लूट लिए गए, म्यूरल्स को डिफेस किया गया और स्टैच्यूज डिस्ट्रॉय कर दिए गए। ये डिस्ट्रक्शन तिबेटी साइकी पर एक सोचा समझा कैलकुलेटेड असॉल्ट था। हजारों मंक्स को अपने वस्त्र उतारने, डिसरोब और फोर्स्ड लेबर करने पर मजबूर किया गया। विरोध करने वालों रेजिस्टर्स को या तो इम्प्रिजन किया गया, टॉर्चर किया गया या फिर एग्जीक्यूट कर दिया गया। मॉनेस्ट्रीज सिर्फ कंकाल स्केलेटन्स बनकर रह गईं और उनका साइलेंस बहुत हॉन्टिंग था। कुछ मॉनेस्ट्रीज को टूरिस्ट अट्रैक्शंस के तौर पर रिस्टोर तो किया गया है, लेकिन उनका स्पिरिचुअल हार्ट बुरी तरह डैमेज्ड है। मठों की फिजिकल तबाही के अलावा चीन ने तिबेटी कल्चर के हर पहलू को दबाने के लिए एक सिस्टमैटिक कैंपेन शुरू किया और उसकी जगह हैन चाइनीज पहचान की यूनिफॉर्मिटी लाने की कोशिश की। भाषा, एजुकेशन, ट्रेडिशनल आर्ट्स और यहां तक कि रोजमर्रा के रीति रिवाज भी इस कल्चरल सफाई मैन निशाने पर आ गए। तिबेटी भाषा अपनी यूनिक स्क्रिप्ट और रिच लिटरेरी ट्रेडिशन के साथ एजुकेशन, गवर्नमेंट और पब्लिक लाइफ में धीरे धीरे किनारे कर दी गई। स्कूलों में मैंडरिन चाइनीज को इंस्ट्रक्शन की भाषा के तौर पर थोपा गया, जिससे तिबेटी बच्चों को अपनी भाषा सेकेंडरी सब्जेक्ट के तौर पर सीखनी पड़ी अगर मौका मिला तो। ट्रेडिशनल तिबेटी म्यूजिक, डांस और थिएटर, जो कभी कल्चरल आइडेंटिटी के वाइब्रेंट एक्सप्रेशन थे, उन्हें डिस्करेज किया गया और दबा दिया गया। परफॉर्मेंसेस के लिए अक्सर चाइनीज अथॉरिटीज से अप्रूवल लेना पड़ता था, ताकि यह पक्का हो सके कि सिर्फ सैनिटाइज्ड, पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल कंटेंट ही दिखाया जाए। जिन आर्टिस्ट्स ने अपनी आर्ट के जरिए विरोध जताने की हिम्मत की, उन्हें सेंसरशिप, जेल या इससे भी बुरे अंजाम का सामना करना पड़ा। यहां तक कि रोजमर्रा के रीति रिवाज, कपड़ों के स्टाइल से लेकर खाने पीने की आदतों तक सब पर कड़ी नजर रखी जाती थी और दबाव डाला जाता था कि वे हान चाइनीज तौर तरीकों को अपनाएं। तिबेटी कल्चर पर यह लगातार हमला, जो एसिमिलेशन का एक धीमा और इंसीडियस प्रोसेस है, उसने तिबेटियों की पहचान की भावना पर बहुत बुरा असर डाला है, जिससे बहुत से लोग, खासकर यंगर जनरेशन, अपनी विरासत से जुड़ने में स्ट्रगल कर रहे हैं। तिबेटी समाज का जो सोशल ताना बाना था, जो पहले उनके कॉमन धार्मिक विश्वासों, कल्चरल प्रैक्टिसेस और कम्युनिटी की स्ट्रांग भावना से एकदम जुड़ा हुआ था, वो दशकों के चाइनीज रूल के नीचे आकर बहुत कमजोर पड़ गया है। ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स को कमजोर करने और एक सोशलिस्ट मॉडल थोपने के लिए जो पॉलिसीज बनाई गईं, उनसे समाज में फूट पड़ गई, लोगों में मिसट्रस्ट बाज गया और सोशल एकता भी कम हो गई।
चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत में क्लास स्ट्रगल का एक सिस्टम लागू किया, जिसमें उन्होंने नोमैड्स को किसानों के खिलाफ, बौद्ध भिक्षुओं को आम लोगों के खिलाफ और टिबेटन्स को आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। इस फूट डालो और राज करो वाली स्ट्रैटेजी ने कम्युनिटीज के बीच मतभेद पैदा कर दिए, जिससे टिबेटन्स के लिए एकजुट होना और चाइनीज पॉलिसीज का सामना करना और भी मुश्किल हो गया। इकोनॉमिक इंसेंटिव्स और सरकारी पॉलिसीज की वजह से हान चाइनीज माइग्रेंट्स का जो बड़ी तादाद माइन तिब्बत माइन आना हुआ, उसने वहां के डेमोग्राफिक लैंडस्केप को और भी बदल दिया है। टिबेटन्स जो कभी अपनी ही जमीन पर मेजॉरिटी मैन थे, अब कई अर्बन एरियाज माइन गिनती में कम हो गए हैं और उन्हें इकोनॉमिक तौर पर पीछे धकेला जा रहा है और अपनी कल्चर से भी दूर किया जा रहा है। तिबेटी समाज के इस बिखराव का सोशल एकता पर बहुत गहरा असर पड़ा है। इससे लोगों का भरोसा कम हुआ है और डर और शक का माहौल बन गया है। ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम्स और सोशल नेटवर्क्स जो कभी तिब्बतन कम्युनिटीज को सहारा देते थे, वो अब कमजोर पड़ गए हैं, जिससे बहुत से लोग खुद को अकेला और वल्नरेबल महसूस कर रहे हैं। तिब्बत का साफ सुथरा एनवायरनमेंट, जिसे हमेशा से पवित्र माना गया है, चाइनीज रूल के अंडर उसने बहुत नुकसान झेला है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ने तिबेटी पठार को एक रिसोर्स एक्सट्रैक्शन जोन में बदल दिया है। माइनिंग ऑपरेशंस ने लैंडस्केप पर निशान छोड़ दिए हैं, नदियों को पोल्यूट कर दिया है और घुमंतू लोगों को बेघर कर दिया है। सोना और तांबा जैसे मिनरल्स निकालने की तिब्बत के इकोसिस्टम को बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी है। डिफोरेस्टेशन की वजह से सॉइल इरोजन, फ्लडिंग और बायोडाइवर्सिटी का नुकसान हुआ है। डैम बनाने से मछलियों के माइग्रेशन में रुकावट आई है, पवित्र स्थान डूब गए हैं और कम्युनिटीज को विस्थापित होना पड़ा है। एनवायरनमेंट में हुए इन बदलावों ने तिबेटी घुमंतू लोगों और किसानों की रोजी रोटी पर असर डाला है। चाइना दुनिया को जो स्टेबिलिटी और प्रोग्रेस का फसाड दिखाता है, जो बड़ी चालाकी से बनाया गया है, उसके पीछे तिब्बत एक सायों की दुनिया बना हुआ है, जहां ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस आम हैं और स्पीच, रिलीजन और असेंबली की बेसिक फ्रीडम्स रेगुलरली छीन ली जाती हैं। जो टिबेटन्स आवाज उठाने की हिम्मत करते हैं, चाहे वो पीसफुल प्रोटेस्ट्स में हिस्सा लेकर हो, टिबेटन फ्लैग दिखाकर या फिर दालाई लामा की इमेजेस रखने पर भी उन्हें बिना किसी प्रॉपर रीजन के हिरासत में लिया जाता है, टॉर्चर किया जाता है और लंबी प्रिजन सेंटेंसेस दी जाती है। चाइनीज गवर्नमेंट ने तिब्बत में एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का जाल बिछा रखा है, जहां हर कोने मेन सर्वेलेंस है, चेक पॉइंट्स हैं और हैवी मिलिट्री प्रेजेंस है। तिब्बतन लैंग्वेज और कल्चरल राइट्स को रेगुलरली वायोलेट किया जाता है। तिब्बतन लैंग्वेज एजुकेशन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाकर, तिब्बतन लिटरेचर और मीडिया पर सेंसरशिप लगाकर और ट्रेडिशनल रिलीजियस प्रैक्टिसेस को दबाकर तिब्बतन्स को अक्सर एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और हेल्थ केयर एक्सेस में डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ता है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस के कंसिस्टेंट पैटर्न को डॉक्यूमेंट किया है। मतलब ये सब वहां लगातार होता आ रहा है, लेकिन उस रीजन मेन एंट्री पर चाइनीज गवर्नमेंट का सख्त कंट्रोल है, जिससे सिचुएशन कितनी सीरियस है और कितनी फैली हुई है, इसका पूरा पूरा अंदाजा लगाना डिफिकल्ट हो जाता है। तिब्बतन लोगों की आवाजें, जिन्हें डर और रिप्रेशन से चुप करा दिया गया है, उन्हें दुनिया को सुनना ही चाहिए। 21वीं सदी में इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म के बावजूद चीन की तिब्बत पर पकड़ और भी मजबूत हो गई है। चीनी सरकार ऐसी पॉलिसीज अपना रही है जिनका मकसद तिब्बत को मेन स्ट्रीम हान चीनी कल्चर में मिलाना है। सीसीपी एक कहानी को प्रमोट करती है कि तिब्बत आजाद और खुशहाल है और कहती है कि यह तरक्की चीनी शासन की वजह से हुई है। ये तस्वीर सच्चाई से बिल्कुल अलग है, जहां लगातार दमन हो रहा है, कल्चरल एसिमिलेशन हो रहा है और एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दुनिया भर मायन फैले हुए तिब्बतन डायस्पोरा, जिनकी संख्या अब 1,50,000 से ज्यादा है, तिब्बत के कॉज को जिंदा रखने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इंडिया, नेपाल, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में अपनी कम्युनिटीज से वो तिब्बतन राइट्स के लिए बिना थके आवाज उठाते हैं, अपने कल्चरल हेरिटेज को बचाते हुए और दुनिया को याद दिलाते हैं कि तिब्बत के लिए स्ट्रगल अभी खत्म नहीं हुआ है। द दलाई लामा, जो आज भी उनके स्पिरिचुअल लीडर माने जाते हैं,
टिबेटन रेजिस्टेंस का एक पावरफुल सिंबल बने हुए हैं और डायस्पोरा के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स है। उनका पीस, नॉन वायलेंस और डायलॉग का मैसेज दुनिया भर के टिबेटन्स के दिलों में गहराई तक बसा हुआ है और जस्टिस के लिए उनके स्ट्रगल में एक मॉरल कंपस का काम करता है। टिबेटन इशू पर इंटरनेशनल कम्युनिटी का रिस्पांस मिला जुला रहा है, अक्सर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बातों की वजह से बंधा हुआ। हालांकि कई गवर्नमेंट्स और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने तिब्बत में ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पर चिंता जताई है और चाइना और तिब्बतन लीडरशिप के बीच बातचीत की मांग की है। कॉन्क्रीट एक्शन बहुत कम हुआ है। चाइना की बढ़ती इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल ताकत ने कई देशों के लिए तिब्बत पर स्ट्रॉन्ग स्टैंस लेना मुश्किल बना दिया है, इकोनॉमिक रिटेलिएशन या डिप्लोमेटिक नतीजों के डर से। लेकिन तिब्बतन डायस्पोरा गवर्नमेंट से लॉबिंग करना जारी रखे हुए है। प्रोटेस्ट्स और कैंपेन्स के जरिए अवेयरनेस बढ़ाना और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मांगना चाइना पर उनकी शिकायतों को एड्रेस करने के लिए दबाव बनाए रखने के लिए डिटरमिन्ड है। इतनी ज्यादा सर्वेलेंस और रिटेलिएशन के कांस्टेंट डर के बावजूद तिब्बत के अंदर ही रेजिस्टेंस के एक्ट्स होते रहते हैं। ये तिब्बतन लोगों की कभी ना हार मानने वाली स्पिरिट का सबूत है। ये एक्ट्स जो अक्सर छोटे और लोकलाइज्ड होते हैं, ये दिखाते हैं कि उनकी आवाज दबाई नहीं जा सकती। ये भारी मुश्किलों के सामने डिफायंस की एक टिमटिमाती लॉ की तरह है। मंक्स और नन्स जो अपनी स्पिरिचुअल अथॉरिटी और तिब्बतन कल्चर को बचाने में अपने रोल की वजह से लंबे समय से टारगेट पर रहे हैं, वो इस इंटरनल रेजिस्टेंस में सबसे आगे रहे हैं। मॉनेस्टरीज कड़ी सर्वेलेंस में होने के बावजूद डिसेंट के क्लैंडस्टीन सेंटर्स बन गई हैं, जहां मंक्स उम्मीद के मैसेजेस कानाफूसी में एक दूसरे को बताते हैं, फॉरबिडन टेक्स्ट शेयर करते हैं और तिब्बतन आइडेंटिटी की लॉ को जिंदा रखते हैं। 2009 से तिब्बतन्स द्वारा सेल्फ इमुलेशंस की एक लहर आई है। ये चाइनीज रूल के खिलाफ प्रोटेस्ट का एक डेस्परेट और ट्रैजिक तरीका है। खुद को कुर्बान करने के ये एक्ट्स अक्सर मंक्स, नन्स और यंग पीपल करते हैं। ये उन कई तिब्बतन्स की गहरी डिस्पेयर और फ्रस्ट्रेशन को दिखाते हैं जो ऑप्रेसिव कंडीशंस में रह रहे हैं। चाइनीज गवर्नमेंट इन एक्ट्स को आइसोलेटेड इंसिडेंट्स कहकर डिसमिस कर देती है और इसका ब्लेम मेंटल इंस्टेबिलिटी या बाहर के एजिटेटर्स पर डाल देती है। लेकिन कई तिब्बतन्स के लिए ये रेजिस्टेंस का एक पावरफुल सिंबल है। ये तिब्बतन आज़ादी और कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए सब कुछ सैक्रिफाइस करने की विलिंगनेस है। जैसे तिब्बत एक नए दौर में एंटर कर रहा है, उसका फ्यूचर दांव पर लगा हुआ है। चीनी गवर्नमेंट अपनी असिमिलेशनिस्ट पॉलिसीज को लेकर पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रही है। तिब्बती लोग रेजिस्ट करना कंटिन्यू कर रहे हैं, अपनी हेरिटेज को आने वाली जेनरेशंस के लिए प्रिजर्व कर रहे हैं। दलाई लामा एक नेगोशिएटेड सॉल्यूशन की उम्मीद करते हैं, जिससे तिब्बत को चाइना के अंदर जेन्युइन ऑटोनॉमी मिल सके। लेकिन चीनी गवर्नमेंट किसी भी कंसेशन को अपनी सॉवरेंटी के लिए खतरा मानती है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर डिवाइडेड है कि इस सिचुएशन को बेस्ट तरीके से कैसे एड्रेस किया जाए। तिब्बत का फेट तिब्बती लोगों की करेज और रेजिलियंस पर टिका हुआ